Hello students, so I'm here with the next session of this series. I hope you have liked my previous videos. Let's see what we are going to discuss today. So this is the schedule. You can ignore the name. Of course, the name has been changed. That's because KVPY exam has been scrapped. So, but we will continue to release our videos with this following schedule, and you can take a note of the schedule if you're liking our video. You can also press the subscribe button. You can press the bell icon so that whatever video we are releasing, you come to know about that. All right, now. So today we are going to cover system of parallel plates. This is a topic in chapter capacitors. Sometimes it is taught in electrostats also, and this topic creates a lot of confusion for the students. So I'm here to ensure that you are able to solve questions from this topic. देखते हैं क्या है इसके अंदर. तो मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इसके आज के सेशन में मैं ये बताता हूँ. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है जब कोई भी प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं होती और कोई भी प्लेट अर्थ भी नहीं होती. उसके बाद इसी सिस्टम में हम कुछ प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे लेकिन किसी को अर्थ नहीं करेंगे. फिर हम किसी प्लेट को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एक प्लेट को अर्थ कर देंगे. फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ प्लेट आपस में कनेक्टेड हो और कुछ प्लेट्स अर्थ हो तो क्या करना है. ठीक है. और फिर देखेंगे कि इस तरह की सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है. तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आज के सेशन में. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई भी प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, और कोई भी प्लेट अर्थ नहीं है तो क्या करना होता है. तो पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह के सिस्टम से डील कर रहे हैं. तो ये देखो, ये देयर आर टू प्लेट्स व्हिच आर डिपिक्टेड हियर. ठीक है. इन प्लेट्स का जो साइज है वो देख लो, जिससे लेंथ और ब्रेड्थ इसकी ए और बी दे रखी है. देयर आर टू प्लेट्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीस प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. ठीक है. तो इक्वल डायमेंशंस की प्लेट है, आमने सामने रखी हुई है, इनके बीच का सेपरेशन डी है. और अब मान लो हम किसी एक प्लेट को कुछ चार्ज देते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा. सपोज हमने इस प्लेट को, ये मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, मतलब कि इसी फिगर को अगर हम यहाँ कहीं से देखें, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखने पे हमें ये वाली एज नजर आएगी प्लेट की और ये वाली एज नजर आएगी प्लेट की, और बाकी की प्लेट इस एज, इन एजेस के पीछे हिडन होगी. ठीक है. तो ये वाला फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ. सपोज इस प्लेट के पास कुछ चार्ज था, प्लेट से पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, वो सामने वाली सरफेस पे टर्मिनेट होंगी. Right, because we know that field lines cannot penetrate metal surface if the charges have come in the electrostatic condition. ठीक है. तो इस तरह का हमें एक फील्ड पैटर्न देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंटीरियर रीजन में फील्ड लाइंस प्रेटी मच स्ट्रेट होंगी और एक्सटीरियर रीजन या जो बाउंड्री वाला रीजन है वहां पे फील्ड लाइंस हमें थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी. इस इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग कहते हैं. ठीक है. इस इफेक्ट को फ्रिंजिंग कहते हैं कि बाउंड्री के पास आके लाइट, सॉरी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेंड होना. ठीक है. बाहर फील्ड लाइंस होंगी ये जरूरी है, ये बात हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर फील्ड लाइंस ना हो. ठीक है. दिस कैन बी प्रूवन. ठीक है. तो ये होता है रियल सिनेरियो. अब लेकिन अगर मान लो इन प्लेट्स को हम पास पास करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, देन वी विल रियलाइज कि ये जो फ्रिंजिंग वाला जोन है ये रिड्यूस होता जा रहा है, और जिस जोन के अंदर फील्ड लाइन स्ट्रेट है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो अगर इन प्लेट्स को हम बहुत क्लोज ले आते हैं, अब बहुत क्लोज का मतलब कितना क्लोज, अगर हम इनको इतना क्लोज ले आते हैं कि डी जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में मच स्मॉलर हो जाता है, ऐसा करने पर हम ये मान सकते हैं कि फ्रिंजिंग नेग्लिजिबल हो गई है, कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो क्या एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन हो गई है? नो. फील्ड लाइंस आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड ऑल्सो, लेकिन अब उनका जो नंबर है, या यूं कह लो कि उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. तो ये एक आइडियलिस्टिक फिगर माना जा सकता है. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम इस फिगर को मान के सॉल्व कर सकते हैं. समथिंग जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर का इफेक्ट इग्नोर कर सकते हैं. क्या एयर एक्चुअल में नहीं होती? होती है, लेकिन वो उतना इफेक्ट प्ले नहीं करती है. मतलब कि अगर हमारी बॉडी, मतलब एरोडाइनमिकली इस तरीके से है कि उसका मोशन एयर में से हो जाएगा विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ अ ड्रैग और टू मच ऑफ एन एरोडाइनमिक फोर्स. ठीक है. उसके वेट के कंपैरिजन में तो हम उन फोर्सेस को इग्नोर ही करते हैं. समथिंग सिमिलर टू दिस. ठीक है. कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, फील्ड लाइंस है, लेकिन उनकी डेंसिटी इतनी कम है, यानी कि उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इतना वीक है एज कम्पेयर टू द इनर इलेक्ट्रिक फील्ड कि उसकी प्रेजेंस को हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. तो ये वाला फिगर हम माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब इस फिगर से जो स्ट्राइकिंग बात सामने आ रही है वो क्या है? स्ट्राइकिंग बात सामने जो आ रही है वो ये है कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन मानते हैं, यानी कि अगर हम फ्रिंजिंग को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो एक तरीके से हमने ये एसर्टेन कर दिया है, या हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस जाके सामने वाली सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएंगी. ठीक है. होना ही पड़ेगा क्योंकि पेनिट्रेट कर नहीं सकती है. ठीक है. तो हमने इम्प्लिसिटली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि इस सरफेस पे जितना भी प्लस चार्ज होगा इस पे उतना माइनस चार्ज आना ही पड़ेगा.
ठीक है, इन अदर वर्ड्स हमने एक रूल बना लिया है कि फेसिंग surfaces will always have equal and opposite charges in a system of parallel plate, and this is true also. You can remember this as a thumb rule. ठीक है, I want you all to take note of this rule and write it down in, like, keep track of this rule. This is rule one. In a system of parallel conducting plates, the facing surfaces always carry equal and opposite charge. इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो इस रूल को हम यूज करने वाले हैं. आगे देखते हैं हम. तो इस रूल के अलावा और हमें क्या यूज करना है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने 5 प्लेट्स लिखी हुई बना रखी है. अगेन हम साइड व्यू देख रहे हैं, यानी कि हमें प्लेट्स की केवल एज नजर आ रही है. ठीक है, और इन प्लेट्स को हमने कुछ चार्ज दे दिया, 10 कूलम, 20 कूलम, -8, -14, +12. ठीक है, नाउ ये चार्जेस तो हमने प्लेट को दिया है, ये चार्जेस अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ वी वांट टू नो कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन वो चार्ज कितना हो जाएगा. ठीक है, तो देखो इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं. तो हम क्या मान सकते हैं कि चलो इस 10 कूलम में से क्यू चार्ज इधर आ गया, मान लेते हैं क्यू चार्ज इधर आ गया, तो चार्ज कंजर्वेशन की बेसिस पे यहाँ पे 10 माइनस क्यू को आना ही पड़ेगा. और फिर रूल वन के अकॉर्डिंग सामने वाली सरफेस पे इसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू माइनस 10 को आना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर क्यू माइनस 10 आ गया और टोटल चार्ज अगर 20 होना है सेकेंड प्लेट के ऊपर, तो ये कंपलसरी है कि यहाँ पे 30 माइनस क्यू चार्ज आए. ये नोटिस कर लो, क्योंकि 30 माइनस क्यू और क्यू माइनस 10 को ऐड करोगे तो 20 बन जाएगा. राइट, अब यहाँ पे अगर 30 माइनस क्यू आ गया तो यहाँ पे क्यू माइनस 30 आना कंपलसरी है, बिकॉज फेसिंग सर्फेसेस मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. और नेट चार्ज हमें -8 चाहिए, तो नेट चार्ज अगर हमें -8 चाहिए तो यहाँ पे 22 माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि तुम चेक कर लो 22 माइनस क्यू और इसको ऐड करोगे तो -8 बचेगा. यहाँ पे 22 माइनस क्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू माइनस 22 आना चाहिए. यहाँ पे क्यू माइनस 22 आना चाहिए, नेट वैल्यू -14 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 8 माइनस क्यू आना चाहिए. चेक कर लो, 8 माइनस क्यू को इसमें ऐड करोगे तो -14 बचेगा. तो फिर यहाँ पे क्यू माइनस 8 आना चाहिए. अब यहाँ पे क्यू माइनस 8 आना चाहिए, टोटल 12 है, तो यहाँ पे 20 माइनस क्यू होना चाहिए. ठीक है, तो देखो ये सारे चार्जेस, मतलब इन सारी सर्फेसेस पे, सारी सर्फेसेस का मतलब देयर आर 5 प्लेट्स एंड ईच प्लेट हैज गॉट 2 सरफेस, सो देयर आर ओवरऑल 10 सर्फेसेस आर देयर, टोटल ऑफ 10 सर्फेसेस जिन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. और इन सारी सर्फेसेस का चार्ज हमने लिख लिया है, लेकिन हमने क्यू की टर्म्स में लिखा है, एंड क्यू इज एन अननोन राइट नाउ. ठीक है, पर हमें तो ये समझ में आ रहा है कि अगर Q की वैल्यू हमें पता लग गई, Q की वैल्यू पता लगने का मतलब वी विल बी एबल टू फिगर आउट चार्ज ऑन ऑल द 10 सर्फेसेस. तो अब सवाल ये है कि Q की वैल्यू कैसे पता लगाएं. ध्यान से देखना, उसके लिए मैं क्या कंडीशन यूज करने वाला हूँ. पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वीडियो पॉज कर लो और तुम खुद सोचो कि हम किस बेसिस पे इक्वेशंस बना सकते हैं जिससे कि Q की वैल्यू हाथ में लग जाए. ठीक है, तो होपफुली तुम लोगों ने सोच लिया है. नाउ यू कैन कंटिन्यू द वीडियो. तो क्यू की वैल्यू मैं इस बेसिस पे बनाने वाला हूं कि मेटल के अंदर आफ्टर चार्जेस हैव कम टू रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. क्या मतलब है मेरा, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P1. ठीक है, ये P1 पॉइंट कहाँ पर है, ये पहली प्लेट के अंदर है, तो P1 पर नेट फील्ड 0 आना चाहिए. ठीक है, तो इसको यूज करके क्या हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, वेल बिल्कुल बना सकते हैं. क्या उस इक्वेशन से क्यू की वैल्यू पता लग जाएगी, यस यस बिल्कुल पता लग जाएगी. अब फिर सवाल ये आता है, मैं करके दिखाता हूँ अभी. तो क्या हम दूसरी प्लेट के अंदर कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्या मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के 0 नहीं कर सकता था, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे. क्या उससे क्यू की वैल्यू आ जाती, बिल्कुल आ जाती. क्या इससे क्यू की वही वैल्यू आ जाती जो P1 पर नेट फील्ड को 0 करके आ रही थी, यस आ जाती. इसका मतलब तुम P1 पर नेट फील्ड को 0 करो या P2 पर नेट फील्ड को 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही आएगी. सिमिलरली तुम चाहो तो P3 पे कर लो, तुम चाहो तो P4 पे कर लो, तुम चाहो तो P5 पे कर लो, तुम पांचों प्लेट में से किसी भी प्लेट का एक एक पॉइंट चूज करो, इंटरनल पॉइंट, और उस पॉइंट पर नेट फील्ड को 0 कर दो, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ क्यू, तुम चाहे कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करो उनमें से. ठीक है, तो मैं P1 पे करके दिखाता हूँ, और गाइस मैं क्या लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, तो ध्यान से देखना. तो क्या देखो, मेरे को ये समझ में आता है कि P1 पॉइंट जो है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, P1 पॉइंट के लेफ्ट साइड में हाउ मेनी चार्ज बियरिंग सर्फेसेस आर देयर. आई वांट यू टू राइट योर आंसर ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिफोर यू प्रोसीड फर्दर इन द वीडियो, सो दैट तुमको खुद को पता रहे कि तुमने एक आंसर को कमिट किया था, तुमने कहा था कि भी ये होना चाहिए. ठीक है, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी चार्ज बियरिंग सर्फेसेस डू यू सी टू द लेफ्ट ऑफ P1. माय आंसर वुड बी 1. ठीक है, वो कौन सी सरफेस है, वो फर्स्ट प्लेट की लेफ्ट सरफेस है. एक काम करते हैं, देयर आर 5 प्लेट्स, 1 2 3 4 एंड 5. लेट्स कॉल like each plate has two surfaces. Let's call them as 1A 1B, then 2A 2B, then 3A 3B,
and then 4a 4b and then 5a 5b. So like this we have 10 surfaces. तो इन 10 में से एक सरफेस है P1 के लेफ्ट में, और वो कौन सी है, वो है 1a। ठीक है, रिमेनिंग 9 सर्फेसेस P1 के राइट में है। ठीक है, एक, अब मैं बाकी भी ड्रॉ कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, this one is 1b, then 2a, then 2b, then 3a, then 3b, then 4a, then 4b, then 5a and then 5b। ठीक है, तो हमारा इरादा है P1 पर नेट फील्ड को लिखने का, तो ई कैसे लिखेंगे वो देखो। ठीक है, देखो एक चार्ज बियरिंग सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1a पे जो चार्ज है, अच्छा मैं हर सरफेस पे चार्ज को पॉजिटिव मानने वाला हूँ, तो 1 नहीं बताता हूँ, अभी करके देखते हैं। 1a पे जो चार्ज है 10 माइनस क्यू, चलो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इनफैक्ट क्यू है, क्यू। ठीक है, क्यू को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो q by a will become sigma, sigma by 2 epsilon naught। So this is the electric field at P1 due to 1a and it will be in this direction। ठीक है, यस आ रहा है समझ में। अब बात करते हैं 1b की, तो 1b पर चार्ज देख लेते हैं, 10 प्लस क्यू है। ठीक है, तो 1b पर चार्ज है 10 प्लस क्यू। लेट्स से मैंने 10 प्लस क्यू को पॉजिटिव नंबर मान लिया, तो 1b का जो फील्ड है, 1b की चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लेट्स से हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना है, तो ये लेफ्ट वर्ड आ रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस 10 माइनस क्यू अपॉन ए, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, अगर इस पे 10 माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके सामने वाली यानी कि 2a पर q माइनस 10 होगा, यानी कि इसका ठीक नेगेटिव होगा। यानी कि इस सरफेस ने जो भी फील्ड प्रोड्यूस करा है, जिसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया था, इसका ठीक उल्टा फील्ड इसके सामने वाली सरफेस प्रोड्यूस कर देगी, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। सेम चीज अब देखो 2b के साथ होगी, तो 2b पे कितना चार्ज है, 2b पे 30 माइनस क्यू है, और उसके सामने वाली यानी कि 3a पर q माइनस 30 है, तो 2b अगर मान लो जिधर भी फील्ड प्रोड्यूस करेगी 3a उसको कैंसिल कर देगी, तो 2b 3a से कैंसिल हो जाएगा, 3b 4a से कैंसिल हो जाएगा, 4b 5a से कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 5b। तो 5b के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से मान लेते हैं इधर फील्ड आएगा, मतलब उसको पॉजिटिव मान ले रहा हूँ 20 माइनस क्यू को, then I will be writing minus of 20 minus q upon a upon 2 sigma 2 epsilon naught। इस पूरे को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। इसको जीरो से इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ, देखो a by 2 epsilon naught, a by 2 epsilon naught कॉमन है, so we are basically writing q minus 20 plus q is equals to 0। in other words we are writing q is equals to 20 by 2 that is 10। तो ये q की वैल्यू आ गई, और q की वैल्यू आने का ये मतलब हुआ कि हमें हर सरफेस पे चार्ज पता लग गया। ठीक है, देखो आ रहा है कैसा हो जाए। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस अगर क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। ठीक है, और अगर क्लियर है तो एक और चीज नोटिस करते हैं, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हमने करा इलेक्ट्रिक फील्ड सोचने का, ये इतना इजी तो नहीं लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ठीक है, तो कैसे इजी तरीका है, लेट्स ऑब्जर्व। ये जो क्यू आया है ये कितना आया है, लेट्स पे अटेंशन। ये 10, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम चेक करते हैं, तो ये 30 माइनस 22, माइनस 22 और सॉरी माइनस 22 नहीं 22, 22 और माइनस 14 इज 8, 8 एंड 12 इज 20। ये 20 का आधा आया है। ठीक है, हर बार यही होगा, यू कैन चेक दिस आउट, कि जब भी हम इस तरीके से प्रोसीड करके क्यू की वैल्यू निकालेंगे वी विल ऑलवेज गेट द हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनफैक्ट वी कैन मेक दिस एज अ थंब रूल, वी कैन मेक दिस एज अ थंब रूल, लाइक we can make a rule 2। rule 1 हमने देख लिया था, rule 2 हम बना सकते हैं, that in a system of parallel plates, in a system of parallel conducting plates, okay, in a system of parallel conducting plates, charge on the outermost surfaces, this is always equal to q system by 2। इनवायलेबल लॉ है, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, तो रूल 1 हमने देखा था, फेसिंग सर्फेसेस मस्ट कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। रूल 2 क्या है, रूल 2 ये है कि इन सिस्टम ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स द आउटरमोस्ट सर्फेसेस ऑफ द सिस्टम दे ऑलवेज कैरी हाफ ऑफ द टोटल चार्ज, हाफ ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस रूल से कोई बेनिफिट होने वाला है क्या हमें, यस गाइस, इस रूल को अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें इतना मैंने भी जिस तरह से सॉल्व करा उस तरह से करने की जरूरत है, यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर। ठीक है, सीधा आंसर लिख सकते हो तुम, कैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो। अभी हमने इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट किया था, इन सब को ऐड करने के बाद जो नेट वैल्यू आ रही थी वो आ गई थी 20। ठीक है, 20 आ गई थी, तो 20 का आधा हो गया 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे अगर 10 यहाँ पे आ गया तो इधर आने के लिए 0 बचा। ठीक है, तो इसकी फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट तो 0 आ जाएगा।
अगेन देन चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे अगर इधर 0 आ गया है तो बाकी का सारा चार्ज इधर आ जाएगा, इधर 20 आ गया तो इधर -20 आ जाएगा बाय गोइंग बाय रूल 1। इधर -20 आ गया, यहाँ पे -8 था, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे +12 को आना ही पड़ेगा, तो फिर यहाँ -12 को आना पड़ेगा, तो फिर यहाँ -2 को आना पड़ेगा। देख लो चार्ज कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करवाया मैंने, तो फिर यहाँ पे +2 को आना पड़ेगा, और यहाँ पे +2 आ गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे अपने आप ही टोटल चार्ज का आधा आना इज द कंफर्मेशन के बीच में हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस विदाउट राइटिंग एनी ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट था जो तुम्हें सीखना है, होपफुली तुमने सीख लिया होगा। मतलब कि अगर कोई भी प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है और अगर कोई भी प्लेट अर्थ नहीं है, ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे चार्ज निकालने के लिए तुम्हें केवल रूल 1 और रूल 2 काफी है, इनके बेसिस पे तुम चार्ज निकाल पाओगी। अभी हम एग्जांपल और ट्राई कर लेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू हैव डन दैट, once you have written the charges on each surface, now let's say I want to write electric field at this point, let me call it as x. How do I write that? तो देखो कैसे लिखेंगे। जब तुम x पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे तो इस पर्टिकुलर केस में तो देखो इस जीरो चार्ज की वजह से और इस जीरो चार्ज की वजह से जीरो जीरो फील्ड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो ये 20 इधर फील्ड प्रोड्यूस करता, ये -20 इधर कर देता, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 12 और 12 कैंसिल, -2 और 2 कैंसिल। तो और ये 10 जो है ये इधर प्रोड्यूस करेगा और ये 10 इधर प्रोड्यूस करेगा, तो ओवरऑल एक्स पे तो जीरो ही आ जाना है, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे एक वाई पॉइंट लेता हूँ, तो वाई पॉइंट को देखो क्या होगा। वाई पॉइंट पे हम लिखने जाएंगे तो अगेन देखो होगा क्या, यहाँ पे जो 10 है वो इधर प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे जो 10 है वो इधर प्रोड्यूस करेगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जीरो और ये जीरो तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ये 20 और ये -20 यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, ये +12 और ये -12 यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये -2 और +2 यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे वो ऐड हो जाएगा, वो ऐड होगा, क्योंकि ये -2 इधर प्रोड्यूस करेगा और ये +2 भी इधर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या रूल बना सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का बहुत सिंपल रूल बना सकते हो कि जो नियरेस्ट नेबरिंग सरफेस है उस पर चार्ज देख लो कितना है, या उसका सिग्मा देख लो कितना है, और उसको बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, मतलब सिग्मा नियरेस्ट बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बिकम द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इलेक्ट्रिक, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो गाइस, सब समझ में आ गया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ गया वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो, मैंने जितनी भी बातें बोली हैं उनको केयरफुली सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लो। अब मैं सिखाता हूँ कि मैंने जो अभी करके दिखाया वो क्या दूसरे क्वेश्चन में डू है, तो एक दूसरा क्वेश्चन है विद डिफरेंट सेट डेटा। लेट्स से हम कह रहे हैं कि भाई टोटल सारी सर्फेसेस पे चार्ज बता दो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल कर लेते हैं। तो ये -10 -8 -18 देन +22 देन +28 एंड देन 40, ठीक है। तो टोटल चार्ज है 40, क्यू टोटल जो है वो है 40। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि टोटल करने में गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -18, ठीक है। -18 और +18 ये सीधे यहाँ से कैंसिल मान लेते हैं, ठीक है। तो बस 40 आ गया। तो अब 40 का आधा यानी कि 20 इस पे आएगा। नेट चार्ज -10 रखना है तो -30 को इधर आना पड़ेगा, तो +30 को इधर आना पड़ेगा, तो -38 को इधर आना पड़ेगा, तो 38 को इधर आना पड़ेगा, फिर 2 बचेगा इधर, फिर -2 बचेगा इधर, फिर माइनस +8 बचेगा इधर, इधर -8 बचेगा, और इधर आ जाएगा 20। देखो ये 20 आना इज द कंफर्मेशन की एवरीथिंग इज ओके। सो दिस इज हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x और मुझसे पूछा जाए कि x पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं नियरेस्ट सरफेस का सिग्मा चेक करूंगा, दिस इज 30, सो 30/a एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन वुड बी लेफ्टवर्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट y सेलेक्ट कर लूँ तो ई वाई देखो कितना हो जाएगा, तो ई वाई हो जाएगा 38/a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायरेक्शन -i के बाद आएगी, देखो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक z पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो ई जेड कितना होगा, ई जेड हो जाएगा 2/a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इस डायरेक्शन में, समझे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर इन्हीं में से कोई प्लेट आपस में कनेक्टेड होती तो ये मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था ये वही एग्जांपल है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर कनेक्टिंग प्लेट्स क्या होगा वो बना देते हैं। अभी हमने इस स्विच को क्लोज नहीं करा है तो अभी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल चार्ज यहाँ पर कितना आ गया था, दोबारा कर लेते हैं। 30, 22, 8, 20 आ गया था। तो इधर 10 आया था, हाँ आई रिकॉर्ड, इधर 10 आया था। 0, 0, 20, -20, देन +12, देन -12, देन -2, देन +2 एंड देन 10, ये था। अब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो देखो जिन प्लेट को हमने आपस में कनेक्ट किया है उन प्लेट्स की एक दूसरे की तरफ जो सरफेस है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में जितनी सरफेसेस है वो अफेक्ट होंगी। इन प्लेट्स के बाहर वाली सरफेस अफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टिल गोइंग टू बी 10, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी 0, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज स्टिल गोइंग टू बी 10। ठीक है, ऐसा क्यों कहा मैंने? देखो ये अभी भी 10 क्यों होगा, क्योंकि जब तुम इन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, एक से चार्ज निकल के दूसरे में चला जाएगा। यही हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है। क्या इससे सिस्टम का नेट चार्ज बदल जाएगा? वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक जगह से चार्ज निकल के दूसरी जगह पे चला गया है तो ओवरऑल चार्ज तो नहीं बदला है ना, तो नेट चार्ज ही बदलेगा। इसलिए क्यू आउटर मोस्ट यानी कि आउटर मोस्ट सरफेस में जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, और इसमें चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, और फिर ये भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ रूल 1। इसके आगे हम चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, एटलीस्ट प्लेट लेवल पे तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक प्लेट से चार्ज निकल के दूसरी पे तो गया है। ठीक है, तो इसके आगे अब हमें वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अब हम मान लेते हैं कि चलो ये 20 नहीं है, ये -20 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि अब इस पे चार्ज है x, तो यहाँ पे है -x, तो फिर यहाँ पे है -8 + x। ठीक है, और फिर इसके सामने वाली पर 8 -x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 22 + x, -22 + x, ताकि इन दोनों को ऐड करके -14 आ सके। और फिर यहाँ पे आ जाएगा x -22। ठीक है, देख लो एक बार। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या करना है देखो, अब क्योंकि ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, यहाँ पे E3 था। तो जब हम एक प्लेट से ट्रैवल करते हुए लास्ट प्लेट तक पहुंचेंगे, इस बीच में पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट करा, इस प्लेट को हम A मान लेते हैं, तो प्लेट A, अब व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन एयर आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 into दिस डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ ये E1 इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे D है, मैं इसको एक बार के लिए D1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए पोटेंशियल फॉल होगा। इसी तरीके से अब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो अब मैं लिखूंगा -E2 D2। ठीक है, अब मैं इधर जाऊंगा तो अब मैं लिखूंगा -E3 D3। ठीक है, और ये करके अब मैं क्योंकि इस प्लेट पे पहुंच गया हूँ जिसको हमने ज्वाइन कर रखा है इस प्लेट से, तो ये हो जाना चाहिए पोटेंशियल एक के बराबर, बिकॉज इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विथ E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। ठीक है, तो जब हम प्लेट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट पर रिलाई करते हैं, और इसका भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो क्या है वो देखते हैं। E1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे E1 को मैं लिख सकता हूँ कि इस प्लेट पे जो चार्ज है, ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज कितना था, x था, तो x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक 2 भी लिख सकते हैं, सिग्मा नियरेस्ट बाय एप्सिलॉन नॉट। x को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ क्योंकि मैंने E1 की डायरेक्शन राइटवर्ड मानी है, तो इसका मतलब x और -x में मैंने x को पॉजिटिव माना है। ठीक है, सिमिलरली E2 को हम कैसे लिख सकते हैं, E2 को अगेन राइटवर्ड माना है तो इसको हम लिख सकते हैं x -8 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट 2 नहीं आएगा, सिग्मा नियरेस्ट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इन ये D1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये D2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। E3 के लिए हम क्या करेंगे, हम x -22 को D3 से मल्टीप्लाई करके a एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। अब तुम नोटिस करो इसमें कि a एप्सिलॉन नॉट तो सब कॉमन बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी इट इज जस्ट सिग्मा क्यू डी। ठीक है, मतलब कि जब भी हम एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस प्लेट से हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है उसका चार्ज इनटू द डिस्टेंस, ये समेशन करके 0 से इक्वेट कर दो। इसको सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। द मोमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू यू विल बी अवेयर ऑफ द चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस। तो ये हमें करना होता है जब, ये हमें करना होता है जब कोई सी भी दो प्लेट को आपस में अर्थ कर दिया जाता है, तो इससे सिस्टम का आउटर मोस्ट चार्ज अफेक्ट नहीं होता। ठीक है गाइस,
तो इसको तुम पूरा करके देख लेना कि क्या आएगा इसको, या मैं चलो मैं कर देता हूँ इसको पूरा। तो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी x इंटू डी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो x इंटू डी प्लस फिर बनेगा x माइनस डी इंटू थ्री डी, और फिर बनेगा x माइनस 22 इंटू थ्री डी। तो यहाँ से हम d को भी हटा सकते हैं। तो x 3x और 3x, तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ गया 66। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 90/7 आ जाएगी, ठीक है। नाउ यू कैन राइट चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसेस। ऑलराइट गाइस, तो ये जब हमने दो प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रखा हो, अब अगर हमने किसी एक प्लेट को अर्थ कर रखा है तो क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इनिशियल चार्जेस थे प्लेट के ऊपर, फिर हमने किसी एक प्लेट को अर्थ कर दिया। तो इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमने इस प्लेट को अर्थ कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाना चाहिए, जो कि हम रेफरेंस पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। तो इसका, जिसको हम जीरो भी कह सकते हैं अभी के लिए। अब मान लो कि मैं एक यूनिट चार्ज को बहुत दूर से लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी फील्ड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगा अगर यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज रह गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो जब मैं इन्फिनिटी से इसको लेकर आऊंगा, तो इन्फिनिटी से नॉन जीरो फील्ड के अंदर लेकर आऊंगा, तो लाते लाते इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क हो चुका होगा। और फिर यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगा चार्ज को, फिर यहाँ लाऊंगा और यहाँ लाऊंगा। ये तीनों वर्क फाइनाइट होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइनाइट है, डिस्टेंसेस फाइनाइट है, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाने में इनफाइनाइट वर्क, फिर फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस और माइनस फाइनाइट 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 विल नेवर गिव यू अ जीरो, ठीक है। इट विल नेवर गिव यू अ जीरो। इनफाइनाइट के अंदर तुम कुछ भी नंबर जो कि फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहो, इससे जीरो कभी नहीं आएगा। तो जीरो आने के चांस क्या है? जीरो आने के चांस तभी है जब यहाँ पे इनफाइनाइट वर्क हो ही ना, यहाँ पे हम इनफाइनाइट वर्क करें ना। और वो इनफाइनाइट वर्क कब अवॉइड होगा? जब यहाँ पे नेट फील्ड जीरो। यहाँ पे नेट फील्ड जीरो कब होगा? जब सिग्मा नियरेस्ट पे चार्ज ना हो, ठीक है। यानी कि जो हमारा इस केस का थंब रूल है वो ये है कि जब हम किसी एक प्लेट को, या मान लो एक से ज्यादा को भी, किसी एक प्लेट को अगर हम अर्थ कर देते हैं, तो सिस्टम की आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे चार्ज जीरो हो जाता है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो हो जाए। अब वो कैसे होगा? सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो ऐसे होगा कि इस पे पहले कितना चार्ज था ये मैटर ही नहीं करेगा। इस पे अर्थ से उतना चार्ज आ जाएगा जो सिस्टम का नेट चार्ज जीरो बनाने के लिए नेसेसरी। क्या मतलब है मेरा? इस चार्ज को छोड़ के बाकी के चार्ज नोटिस करो कितना है। तो बाकी है 10 माइनस 8, सो 2 माइनस 12 और प्लस 12, जीरो हो गया ये तो, ठीक है। तो इन केस मान लो जीरो नहीं होता, सपोज करो अभी ये 15 आ जाता, तो मैं ये कहता कि इस पर फाइनल चार्ज माइनस 15 हो जाएगा। अगर अगर ये बाकी का अभी तो जीरो था तो ये जीरो ही हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि बाकी चार प्लेट्स का सम जो है वो 15 आता, तो इसके ऊपर माइनस 15 चार्ज इवेंचुअली आता। यानी कि अर्थ से इसने जो चार्ज दिया होता वो माइनस 35 लिया होता, 20 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -20, और फिर -15 को लाने के लिए -15 और, ठीक है। तो उसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये रूल तुम याद रख सकते हो, दिस इज योर थर्ड रूल, ठीक है। दिस इज योर थर्ड रूल। दो रूल हमने बना लिए थे। पहला रूल था कि फेसिंग सर्फेसेस विल कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। सेकंड रूल हमने बनाया था कि एक सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स में आउटर मोस्ट सर्फेसेस पर चार्ज होता है वो हमेशा जीरो, वो हमेशा क्यू क्यू नेट का आधा होता है। क्यू नेट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। And this is the third rule, which says that if any one or more plate are earth, then this plate acquires that much charge from earth which is necessary to make the net charge of the system as zero. This also means that the charge on the outermost surfaces will become zero. ठीक है। तो अब मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था, मैं सीधा यहाँ पे जीरो लिख देता, तो यहाँ 10 आ जाता, तो यहाँ -10 आ जाता। अब चार्ज कंजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लेट अर्थ से चार्ज का लेन देन कर सकती है। तो मैं इधर से आता हूँ, तो इधर जीरो होता तो इधर 12 होता, तो इधर -12 होता, तो इधर -2 होता, तो इधर +2 होता, तो फिर इधर -10 होता और फिर इधर +10 आता, यानी कि नेट चार्ज इस पे जीरो आ जाता, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं व्हेन वन प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब जब अब तुम अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तो वही सिग्मा नियरेस्ट बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर कुछ प्लेट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कुछ प्लेट्स अर्थ हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक प्लेट को कनेक्ट करा है। अब देखना, इसको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एक प्लेट को अर्थ कर रखा है तो सिस्टम का नेट चार्ज तो जीरो होना कंपलसरी है, इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर जीरो कंपलसरी है तो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो होना कंपलसरी है, चलो वो भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ जीरो, ये प्लेट आइसोलेटेड है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, द फर्स्ट प्लेट,
तो यहाँ 10 आना कंपलसरी है। यहाँ 10 आ गया तो बाय रूल 1 यहाँ -10 आना कंपलसरी है। यहाँ पे कितना आएगा अभी मैं वो डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि इसका चार्ज कंजर्व नहीं है। तो इधर से आते हैं, इधर 0 है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे क्या मैं 12 लिख दूं? नो, क्योंकि ये प्लेट दूसरी प्लेट से तो चार्ज का लेन देन कर ही सकती है, तो अभी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं x। अब यहाँ पे x है तो यहाँ -x होना कंपलसरी है। ये प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है तो फिर यहाँ पे -14 प्लस एक्स होना कंपलसरी है ताकि नेट चार्ज -14 आ जाए। तो फिर बाय रूल 1 यहाँ पे x माइनस सॉरी यहाँ 14 माइनस एक्स होना कंपलसरी है, इसका नेगेटिव। यहाँ पे 14 माइनस एक्स है तो इसका चार्ज कंजर्व हम करवा नहीं सकते क्योंकि ये दूसरी प्लेट से लेन देन कर सकती थी। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल मान लेते हैं y, यहाँ पे y तो फिर यहाँ पे -y। ठीक है, तो हमने पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है एंड देयर आर टू अननोन्स नाउ। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो एक अननोन तो देखो मैं कैसे पता लगाने वाला हूँ, इस प्लेट का चार्ज कंजर्व नहीं है क्योंकि ये फिफ्थ प्लेट को चार्ज दे सकती थी या ले सकती थी, इसका भी कंजर्व नहीं है, लेकिन इन दोनों का मिला के तो कंजर्व होना चाहिए क्योंकि ये आपस में ही तो चार्जेस का लेन देन कर रही है। तो इनका टोटल मिला के जो चार्ज था वो था -8 + 12। और अब कितना है, अब देख लेते हैं। थर्ड प्लेट के ऊपर चार्ज है y और 14 - x। ठीक है, नोटिस कर लो इस पे था 3a पे, दिस वाज 3a, तो 3a पे y है और 3b पे 14 - x, टोटल हो गया ये। इसी तरीके से फिफ्थ पे है x + 0, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी कि ये तो कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू ही निकल के आ गई सीधा। ठीक है, ये कितना हुआ 4। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ गई, देखो। ठीक है, तो y की तो सीधा वैल्यू ही आ गई, तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 10 आ गई तो यहाँ पे -10 आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अगेन -10 इज दैट करेक्ट? हाँ, ठीक है, तो इस पर -10 आ गया। ठीक है, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डायरेक्टली हो जाता क्योंकि हमें पता था कि नेट चार्ज जीरो करने के लिए इस पे फाइनली जीरो चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जीरो होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये -10 नहीं, y की वैल्यू 10 आ रही है, सॉरी y की वैल्यू 10 नहीं -10 आ रही है, तो y की वैल्यू अगर -10 आ रही है तो यहाँ +10 आ जाएगी। हाँ, तो अब जीरो हो जाएगा इसका। ठीक है, एनीवेज अभी भी x निकालना बाकी है। अब x कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो वो कॉन्सेप्ट यूज करो, एक प्लेट से चल के दूसरी प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इधर जंप करूंगा तो इस प्लेट का चार्ज है 14 - x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3d से। ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ जंप करूंगा तो इस प्लेट का चार्ज है -x, तो मैं -x को मल्टीप्लाई करूंगा 3d से अगेन, तो ये सम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 14 - x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, नाउ वी नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर, मतलब कि जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इधर 0, इधर 7, इधर -7, तो इधर -7 अगेन 14 + x विल बिकम -7, तो फिर यहाँ पे अगेन 7 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे -10। ठीक है, ये +10 और यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10 और यहाँ पे 0। So this will be the charge distribution in this system. ऑलराइट, सो आई होप अब तो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है कि जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं उनके पोटेंशियल इक्वेट करने होते हैं। पोटेंशियल इक्वेट करने के लिए हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो हम बनाते हैं समेशन QD इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर एक या एक से ज्यादा प्लेट अर्थ हो तो फिर सिस्टम का नेट चार्ज 0 हो जाता है। मान लो दो प्लेट अर्थ हो तो क्या करेंगे, दो प्लेट अर्थ हो तो उनके पोटेंशियल भी आपस में इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि दोनों अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उनमें भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करने वाली इक्वेशन लिखेंगे एंड लाइक दिस विल बी एबल टू डील विद ऑल दी सिचुएशंस। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे, मतलब कि ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये इरोडोव का क्वेश्चन है, ये वाली असेंबली हमको दे दी है। इस असेंबली में दीज आर द फोर प्लेट्स, लाइक 1, लाइक 2, then 3 and the 4 plates. So the 4 plates are connected like this, like how, like the first and the third plate they are connected together, and the second and the fourth plate they are connected with the battery. ठीक है, यहाँ पे देखो these are the wires coming from the battery, A and B are the point where we are going to connect the battery. अब हमसे पूछा गया है कि भाई इस सिस्टम के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, एकदम फैंटास्टिक तरीका। देखो हर प्लेट के अंदर हमारे लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि प्लेट के अंदर दो सरफेसेस होती हैं ये जिन पे चार्ज आया, चार्ज स्टे कर सकता है, रिसाइड कर सकता है।
और ये दोनों प्लेटों के बीच में होता है कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि इनका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत सिंपलिस्टिक फिगर में ला सकते हैं। वो सिंपलिस्टिक फिगर होगा ये वाला, कि दो सरफेसेस जिन पे चार्ज आ सकता है और उनके बीच में एक वायर बना देते हैं। वायर इंश्योर करेगा कि इनका पोटेंशियल हमेशा सेम रहे। ठीक है, यानी कि मैं हर हॉरिजॉन्टल प्लेट को एक आई अल्फाबेट से रिप्लेस करने वाला हूँ। देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होता है। तो ये चार प्लेटें हैं, तो मैं चार बार आई बना देता हूँ। ठीक है, एक, ये फर्स्ट प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो, तीन, चार, ये मैंने चार बार आई बना दिए। अब देखो सेकंड प्लेट ए से कनेक्टेड है, राइट। सेकंड प्लेट ए से कनेक्टेड है, तो सेकंड प्लेट से हम वायर निकाल के यहाँ पे ए डिक्लेयर कर देते हैं। फोर्थ प्लेट बी से कनेक्टेड है, तो फोर्थ प्लेट से वायर निकाल के बी बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो फर्स्ट आई और थर्ड आई को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। नाउ आर यू एबल टू विटनेस सम कैपेसिटर्स हियर, लाइक नोटिस करो, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये जो सर्फेसेस है जिनके आगे कोई प्लेट नहीं दिखाई दे रही, इनको इग्नोर कर दो। सो ये जो पूरा सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया है, विच इज वेरी सिंपल। अब तुम इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी ए बी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी कैन सी कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है, नोटिस कर लो। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C, और फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो वी आर गोइंग टू राइट 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C, तो आंसर होगा 2C/3। अब C कितना है, तो हमको दे रखा है कि हर प्लेट का एरिया S है। ठीक है, और इक्वल सब, तो C की वैल्यू कितनी है, C इज S एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 S एप्सिलॉन नॉट बाय D। इजी पीजी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, तुम लोग ट्राई करो, वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, करो अब। होपफुली तुम लोगों ने कर लिया है, तो अब ये मैंने अभी सॉल्व करा है इस क्वेश्चन को, अब मैं बी वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, बी वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो बी वाले पार्ट में अगेन देयर आर फोर प्लेट्स, 1 2 3 4। Second plate and third plate are connected with battery, and first and fourth plate are connected among themselves। इनको हटा देते हैं। तो इस बार क्या सिचुएशन है, इस बार ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सा भी चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे अगर चार्ज आया, तो फिर देखो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू ट्रेवल। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस बार C/2 और C ये इक्विवेलेंट बनेगा, तो 3C/2 बनेगा। तो इस बार का जो आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा 3/2 इंटू एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये आंसर इस बार का बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। गाइस वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट पेस रखा था, नहीं तो बोरिंग हो जाता है। यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ स्लोइंग डाउन एंड सी द वीडियो अगेन, और यू कैन रिपीटेटिवली वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस वीडियो में मैंने वो सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए हैं जो सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट से रिलेटेड बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बच्चे अटकते हैं। दिस इज अ टीजर प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड you should try this problem, you should solve this question, and you should let me know what the answer is. If you want to send your solutions, you can send your solutions here at this email ID with this subject heading। Subject नाम की जगह physics लिख देना, because this is a physics session। ठीक है, so send your solutions to me guys, I'll check your solutions and I will let you know whether you have done it right or not। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता है तो गूगल करके पता कर लो, you may discover that this is very very beneficial for you। ठीक है, and this is the place where we put all the information regarding the upcoming batches that are going to be taught by Team Eklave, so explore this also। Alright guys, and this is a channel where we put the solutions of JEE advanced paper and the KVPY previous year papers। बहुत ही फैंटास्टिक सोल्यूशन होते हैं। जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली उनके सोल्यूशन जरूर देखना यहाँ पे जाके, क्योंकि हमको सारी पॉइंट्स एड्रेस करते हैं जो कि जनरली लोग जानबूझ के स्किप करते हैं। लाइक तुम किसी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का अगर ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढने जाओगे, तो उसमें वो पॉइंट एड्रेस नहीं किया होगा जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही होगी, दे विल बाईपास दैट। ठीक है, या एक जगह पे जो लिखा हुआ है सब जगह पे वही चीज कॉपी पेस्टेड मिलेगी, बट हमारे सोल्यूशंस में ऐसा नहीं है। दीज आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। ठीक है, सो मेक यूज ऑफ देम। With that, I'll say bye bye, guys. Take care. I'll see you next week. Bye.